आयुष की नजरें उसके लचीले बदन से हट ही नहीं रही थी। जैसे जैसे वो लड़की अपने गीले बदन को पहुंच रही थी, वैसे वैसे आयुष मदहोशी में गुम होता जा रहा था। और फिर अगले ही क्षण वो लड़की अपने गीले बदन से उस सफेद गीली साड़ी को उतारने लगी। ये देख आयुष की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगी थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। आयुष ने इससे पहले कभी किसी लड़की को बिना वस्त्र नहीं देखा था। उस लड़की के लचीले बदन से साड़ी उतरते देख आयुष अपने होश खो बैठा था। उसके कदम मानो लड़की की तरफ बढ़ ही रहे थे कि आयुष अचानक से रुक गया। शहर की भीड़-भाड़ से मीलों दूर धुंध की चादर ओढ़ा हुआ हिमाचल प्रदेश का ये छोटा सा गांव मलाना जितना खूबसूरत था उतना ही रहस्यमयी भी था। 18 साल का आयुष गांव से ही सटे जंगल से होता हुआ पहाड़ की चोटी पे बने अपने छोटे से घर की तरफ जा रहा था। और अभी जो देखा उसे देख के दादाजी की कुछ दिन पहले दी गई चेतावनी याद आ गई कि जब भी वो झील के पास से गुजरे तो वहां हो रही हलचल पर ध्यान ना दे। और खासकर अगर कोई भी स्त्री झील के आसपास भी दिखे तो फौरन अपनी आंख बंद करके वहां से निकल जाए। दादाजी ने गंभीरता से कहा था, आयुष, जिस तरह मनुष्य भगवान में विश्वास रखता है उसी तरह बुरे लोग शैतान में यकीन रखते हैं। और उस झील के आसपास कोई भी पिशाच सुंदर लड़की की खाल ओढ़े उसके साथ छल कर सकता है। आयुष को अपने दादाजी की चेतावनी याद थी, पर ये लड़की, ये तो अप्सरा थी। और इस वक्त आयुष इस सुंदरता का दीवाना हो चुका था। आयुष ने जैसे उस लड़की की तरफ कदम आगे बढ़ाए, उसके पांव में कांटा चुभ गया। आयुष चीखा। आयुष की चीख सुनकर वो लड़की घबरा गई और फौरन अपने बदन पर वो गीली साड़ी दोबारा लपेट ली। आयुष भी बिना वक्त गंवाए पेड़ के पीछे छुप गया था। लड़की ने सहमते हुए आवाज दी, कौन है? कौन है वहाँ? आयुष जो इस वक्त अपनी किस्मत को कोस रहा था, वो अपनी सांसें थामे हुए पेड़ के ही पीछे छिपा रहा। लड़की ने फिर जोर से चिल्लाते हुए कहा, देखो, जो भी है सामने आ जाओ, वरना मैं चीखने लगूंगी। गांव वालों को पता चल गया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनते ही आयुष भी सहम गया। वो जानता था कि गांव वाले उससे किस हद तक नफरत करते हैं। अगर आयुष के दादा ना होते तो वो लोग उसे कब का मार चुके होते। पैदा होते ही अपने माँ बाप को खोने के बाद आयुष के दादाजी ने ही उसे पाला पोसा था। आयुष नहीं चाहता था कि उसकी इस हरकत से उसके दादाजी को बदनामी सहनी पड़े। इस डर से आयुष घबराते हुए नजरें झुकाए उस लड़की के सामने आया। इससे पहले कि वो लड़की कुछ कहती, आयुष खुद ही बोल उठा, मुझे मुझे माफ कर दीजिए। मैं मैं तो अपने घर जा रहा था। झील के पास से आवाज आई तो देखने चला आया। मुझे मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ नहा रही हैं। आयुष अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही उस लड़की के हंसने की आवाज ने आयुष को चौंका दिया। आयुष ने हिम्मत कर लड़की की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। लड़की ने हल्के कदमों से आयुष की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम तो बच्चे लगते हो। मुझे लगा कोई मर्द मुझे देख रहा है। आयुष ने फौरन कहा, मैं बच्चा नहीं हूँ, 18 साल का हो चुका हूँ। आयुष की इस बात को सुनकर वो लड़की और जोर से हंसने लगी। अब तक वो लड़की आयुष के पास आ चुकी थी। लड़की ने अपने हाथों को आयुष के कंधे पर रखते हुए कहा, अच्छा, तो तुम बच्चे नहीं हो? हाँ, तो फिर अपनी मर्दानगी साबित करो। उस लड़की के स्पर्श ने आयुष के अंदर एक अजीब सा उत्साह जगा दिया था। अपने सामने खड़े गीले बदन में उस लड़की का शरीर
आयुष का हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख दिया और धीरे से आयुष के कानों के पास आकर फुसफुसाते हुए कहा, कुछ महसूस हुआ? आयुष कुछ कह तो नहीं पाया, पर वो मंत्र मुग्ध हो चुका था। आयुष के हाथ उस लड़की के गीले शरीर को सहलाने लगे। लड़की ने आयुष की आंखों में झांकते हुए कहा, ऐसा मौका तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। मैं भी तो देखूं, इस तुम्हारे शरीर के अंदर एक बच्चा है या मर्द? अब तक आयुष अपना आपा खो चुका था। उसने उस लड़की की कमर को कस के पकड़ा और अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो लचीला बदन आयुष जैसे जैसे उस जिस्म पर हाथ फेर रहा था, लग रहा था जैसे किसी मलमल पर अपने हाथ फेर रहा था। उसके हाथ कमर से होते हुए ऊपर जा रहे थे और आयुष के होंठ उस लड़की के होंठों के पास आ गए थे। आयुष उस लड़की के बदन की गर्माहट महसूस कर सकता था और बिना वक्त गंवाए आयुष ने अचानक से उस लड़की के होठों को चूम लिया था। ऐसा आनंद आयुष को इससे पहले कभी नहीं मिला था। लड़की ने आयुष को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। आयुष चौंका और तभी उस लड़की ने झुकते हुए कहा, लगता है आज तुम बच्चे से मर्द बन ही जाओगे। आयुष कुछ सोच पाता इसके पहले ही अपना पल्लू गिराकर वो लड़की आयुष के ऊपर बैठ चुकी थी। आयुष के सामने जो दृश्य था वो देखने के बाद कोई भी इंसान अपना होश खो बैठता। आयुष का तन बदन रोमांचित हो चुका था। वो दोनों एक दूसरे से इस तरह लिपट गए थे जैसे एक जिस्म दो जान। आयुष के हाथ उस लचीले बदन को गिरफ्त में ले चुके थे। अपने हाथों से आयुष उस लड़की के सीने की गर्मी को महसूस कर रहा था। अपने होठों से उसके नाजुक होठों को तहस नहस कर रहा था और तभी उस लड़की के होठ आयुष के पूरे बदन को चूमने लगे। आयुष जानता था अगले ही पल वो जो होने वाला है, उसके बाद वो बच्चे से मर्द की दहलीज पार कर लेगा। उस लड़की को दोबारा अपनी बाहों में लेने के लिए आयुष जैसे ही उठा, तभी एक पहनी सी तलवार ने उस लड़की की गर्दन को चीरते हुए उसके शरीर से अलग कर दिया। आयुष कांप उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी जिस लड़की से वो प्रेम करने वाला था, अब उसके शरीर पर सिर ही नहीं था। आयुष ने चीरते हुए पीछे देखा तो वो दंग रह गया। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि स्वयं उसके दादाजी थे, जिसे गांव वाले आचार्य वशिष्ठ के नाम से जानते थे। वो अपनी तिलिस्मी तलवार लिए खड़े थे। आयुष ने ये तलवार पहले भी दादाजी के कक्ष में देखी थी। इस तलवार का नाम था चंद्रहास। दादाजी बचपन से ही आयुष को इस तलवार की शक्तियों के बारे में बताते थे, पर आज पहली बार आयुष ने अपने दादाजी को इस तलवार को चलाते हुए देखा था। इससे पहले आयुष कुछ कह पाता, दादाजी ने अपना इशारा उस लड़की के शरीर की तरफ किया। आयुष ने देखा कि उस लड़की का शरीर राख में बदल रहा था। आयुष इससे पहले कि कुछ समझ पाता, दादाजी ने फौरन आयुष को उठाते हुए कहा, इस लड़की का नाम पत्रलेखा था। इसकी मृत्यु महीनों पहले ही हो चुकी है। किसी ने उसकी चमड़ी निकालकर तुम्हारे साथ छल किया है आयुष। ये सुनकर आयुष के पसीने छूट रहे थे। दादाजी ने हड़बड़ी में कहा, जिसने भी ये किया है वो शायद तुम्हारी जान लेना चाहता था आयुष। क्या तुमने उस लड़की का स्पर्श किया? आयुष को समझ नहीं आ रहा था वो इस बात का क्या उत्तर दे कि तभी दादाजी ने झल्लाते हुए कहा, आयुष, ये तुम्हारे जीवन और मृत्यु का सवाल है। क्या तुमने उस लड़की को स्पर्श किया? आयुष ने सर हिलाते हुए हामी भरी। ये सुनते ही दादाजी ने फौरन आयुष का हाथ पकड़ते हुए कहा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये कहते हुए दादाजी आयुष को खींचते हुए घर की तरफ ले गए, जहां पिछले 18 सालों से वो दोनों साथ रह रहे थे। दादाजी को प्राचीन विद्याओं का ज्ञान था।
आयुष ने भी दादाजी के साथ रहते हुए उनमें से कई विद्याएं सीख ली थी। आयुष को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि तभी दादाजी की नजर आयुष के बदन पर पड़ी। आयुष का बदन धीरे धीरे नीला पड़ता जा रहा था। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। दादाजी को जिस बात का डर था वही हुआ। उस लड़की के होठों से जहर आयुष के शरीर में जा चुका था। आयुष के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। घर में घुसते ही दादाजी ने आयुष को वहीं रुकने के लिए कहा और वो फौरन बाहर चले गए। आयुष बहुत घबराया हुआ था। उसने तो सोचा था कि आज अपने जन्मदिन के दिन वो अपने दादाजी के साथ अच्छा भोजन करेगा, अच्छे पल बिताएगा, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका जन्मदिन ही उसका अंतिम दिन भी हो सकता है। आज ही के दिन 18 साल पहले आयुष ने अपनी माँ को खो दिया था और आज शायद वो भी उन्हीं के पास जाने वाला था। आयुष के मन में लाखों सवाल दौड़ रहे थे कि तभी आयुष के दादाजी एक ताबूत लेकर आए और आयुष की तरफ सफेद चादर फेंकते हुए कहा, ये तुम्हारा कफन है, इसे जल्दी ओढ़कर ताबूत में लेट जाओ। आयुष हैरान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो जानता था कि दादाजी जो भी कर रहे हैं वो उसकी जान बचाने के लिए ही कर रहे हैं। आखिर आयुष उसके दादाजी की आंख का तारा था। आयुष ने वही किया जो दादाजी ने कहा। ताबूत के अंदर लेटते ही दादाजी ने एक अगरबत्ती आयुष के ऊपर रखते हुए कहा, जब तक ये अगरबत्ती पूरी तरह से जल नहीं जाती, कुछ भी हो जाए तुम इस ताबूत से नहीं निकलोगे। आयुष ने सिर हिलाया। ताबूत बंद करते वक्त दादाजी की आंखें नम थी। आयुष ने पहली बार दादाजी की आंखों में आंसू देखे थे। दादाजी ने नम आंखों से कहा, आयुष, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा आयुष, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुझे आयुष, कुछ नहीं। ताबूत के अंदर घना अंधेरा था। कमरे में सन्नाटा पसर गया था। आयुष व्याकुल होकर उस लकड़ी के गायब होने का इंतजार करने लगा। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, आयुष की बेचैनी बढ़ने लगी और तभी अचानक से आयुष को दरवाजा खुलने की आवाज आई। आयुष को लगा कि उसके दादाजी वापस आ गए। आयुष ताबूत से निकलने ही वाला था कि तभी आयुष को दादाजी की कही वो बात याद आ गई कि जब तक वो अगरबत्ती गायब नहीं होती, कुछ भी हो जाए आयुष को ताबूत से नहीं निकलना था। अगरबत्ती अभी भी वही थी और तभी जोर से आवाज आई, आयुष, आयुष, कहाँ है तू? चल हम झील में नहाने चलते हैं। ये आवाज जानी पहचानी थी और वो भी क्यों ना, आयुष के बहुत ही कम दोस्त थे और ये उसका दोस्त बिल्लू था। पर बिल्लू की आवाज सुनते ही आयुष खुश होने के बजाय और सहम गया था, क्योंकि बिल्लू की मौत 1 साल पहले ही झील में डूबने से हो गई थी। बिल्लू बार बार आयुष का नाम पुकारता रहा, पर आयुष भी चुपचाप उस ताबूत में लेटा रहा। बिल्लू ने जाते हुए कहा, ठीक है, तू मत आ, मैं अकेले ही झील में डूब जाऊंगा। जैसे ही बिल्लू वापस गया, फिर से दरवाजा खुलने की आवाज आई और फिर से एक आवाज ने जोर जोर से आयुष का नाम पुकारा। ये आवाज थी आयुष की मामी की। मामी ने चिल्लाते हुए कहा, आयुष बेटा, आयुष बेटा, कहाँ है तू? चल घर चल, मैंने तेरे जन्मदिन पर हलवा पूरी बनाया है, चल जल्दी आजा। पर इस बार भी आयुष टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था कि उसकी मामी की मृत्यु 4 साल पहले ही हो चुकी है, जब किचन में खाना बनाते हुए आग लग गई थी और उस आग में तड़प तड़प कर उसकी मामी मर गई थी। आयुष समझ चुका था कि हर संभव प्रयास हो रहा है उसे इस ताबूत से बाहर निकालने के लिए। और फिर अचानक से घर में सन्नाटा पसर गया। आयुष को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। आखिर क्यों उसने उस लड़की को चूमा? आयुष सोच में ही खोया हुआ था।
कि तभी जोर से कदमों की आवाज उसके घर के पास आने लगी और अगले ही पल चिल्लाते हुए एक लड़की ने कहा, आयुष, आयुष, जल्दी चलो, तुम्हारे दादाजी को कुछ हो गया है। आयुष इस आवाज को अच्छे से पहचानता था। ये आवाज थी उसकी हम उम्र दिव्या की। पूरे गांव में एक दिव्या ही थी जो आयुष से नफरत नहीं करती थी। बचपन में हर बार दिव्या अपने जन्मदिन पे दिव्य पहाड़ पे बने आयुष के इस घर पे आके उसे मिठाई देके जाती थी और आयुष बचपन से ही मन दिव्या को प्यार करने लगा था। पर वो अपने मन की बात कभी दिव्या से कहने की हिम्मत नहीं कर पाया था। और आज अगर दिव्या हड़बड़ी में उसके पास आई है तो जरूर ही दादाजी किसी खतरे में होंगे। दिव्या की आवाज सुन आयुष से रहा नहीं गया और अपने दादाजी को बचाने के लिए आयुष फौरन ताबूत से निकलकर बाहर आ गया। आयुष गलत नहीं था, उसके सामने दिव्या ही खड़ी हुई थी। जवानी में दिव्या और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। घुंघराले बाल, लंबा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और आंखों में वही कशिश जो हमेशा आयुष को अपनी ओर खींचती थी। लेकिन आज दिव्या की आंखों में डर था। दिव्या ने हाँफते हुए कहा, आयुष, आयुष, तुम्हारे दादाजी की जान खतरे में है। वो झील के पास वाली गुफा में है। मैंने उनकी आवाज सुनी। वो बार बार तुम्हारा नाम पुकार रहे थे। आयुष ये सुनकर घबरा गया और वो किसी भी हाल में दादाजी को खोना नहीं चाहता था। उनके अलावा आयुष का इस दुनिया में कोई नहीं था। बिना वक्त गंवाए आयुष चांदनी रात की रोशनी में अंधेरे को चीरते हुए झील के पास पहुंच चुका था। गुफा से आग की रोशनी आ रही थी पर अंदर से दादाजी की कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। आयुष धीरे से गुफा की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो अंदर जाता रहा, गुफा के अंदर का माहौल अजीब सा होता गया। अंदर से ऐसी बदबू आ रही थी मानो कई जानवरों को जिंदा जलाया गया हो। हिम्मत करते हुए आयुष जैसे ही गुफा के अंदर पहुंचा तो जिस हालत में आयुष ने अपने दादाजी को देखा, वो देखकर आयुष के होश उड़ चुके थे। आखिर ऐसा क्या देख लिया था आयुष ने और क्या था आयुष की जिंदगी का वो राज जिसके कारण पूरा गांव उससे नफरत करता था।